स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे एजीटीए डीवी की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि सर एजीटीए पे कट ऑफ बताइए, तो एजीटीए की डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेई 4612 का एग्जाम डेट, कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट केस की न्यूज पर भी अपडेट लेंगे और इसके अलावा मुख्य सेविका का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहां जाके आप मुझको वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी एजीटीए डीवी कट ऑफ को लेके। देखिए इसको लेके बहुत सारी कट ऑफ बनी हुई है कि क्या डीवी की कट ऑफ जाएगी, क्या फाइनल कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो टोटल सीटें इसमें थी वो लगभग 3446 सीटों पर ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। और जो टोटल स्टूडेंट थे, आपके टोटल स्टूडेंट जो इसमें बैठे थे लगभग 31,000 से 32,000 के आसपास लमसम स्टूडेंट आपके एग्जाम दिए हुए हैं। 31 से 32,000 के पास लमसम स्टूडेंट एग्जाम दिए हुए हैं। अब इस एग्जाम को काफी लोग कंपेयर कर ले रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम से, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम से, तो ये गलत है। जूनियर असिस्टेंट 1262 के एग्जाम का पैटर्न अलग था, इसका पैटर्न अलग है। इसके एग्जाम का लेवल अलग था, इसके एग्जाम का लेवल अलग है। इसका जो लेवल है वो मॉडरेट से टफ लेवल का पेपर आया था। जो एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि पेपर इनका मॉडरेट से टफ आया था, ठीक है। पेपर आसान नहीं आया था, तो आज पेपर काफी इनका कठिन आया हुआ था एजीटीए वालों का, जबकि जूनियर असिस्टेंट का पेपर का लेवल इजी था। तो इस भर्ती से कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, या इस भर्ती को इसकी प्रीवियस भर्ती से भी कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन पे 4 नंबर था और अब एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलना है। तो कोई कंपेरिजन इस भर्ती का बाकी भर्ती से करना जो है वो बिल्कुल गलत होगा कि 1262 से हम कंपेयर कर ले, 1262 कितनी कट ऑफ भागी थी तो एजीटीए की भी उतनी कट ऑफ भागेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के पेपर के लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। अगर एजीटीए के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पता भी होगा कि पेपर का लेवल अच्छा खासा आया हुआ था, पेपर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ी बात है कि डीवी में क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है इस एजीटीए को लेके, ठीक है। तो एजीटीए में देखिए जो डीवी की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, डीवी कट ऑफ जो आपकी हो सकती है एजीटीए में यूआर कैटेगरी की और यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए इन तीनों की जो डीवी कट ऑफ होगी वो सिमिलर होगी, ठीक। यूपीएससी में डीवी की जो कट ऑफ होती है यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सेम होती है। आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लेंगे तो सेम आपको डीवी की कट ऑफ आपको यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिलेगी, ठीक है। तो जो डीवी की इसकी कट ऑफ जा सकती है लमसम, ये मान के चलिए कि 39 से, ठीक है, 39 से 41 के बीच में रहेगी। 39 से 41 के बीच इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी और इसकी भी रहेगी, ठीक है। हो सकता है ये 38 से 41 भी हो जाए, लेकिन इससे कम मुझे नहीं लगता कि डीवी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। देखिए बहुत लोग बहुत कम भी इसकी डीवी की कट ऑफ बता रहे हैं, बहुत कम बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको बुला लिया जाएगा। डीवी में मान के चलिए 3.5 गुना के आसपास लमसम लोगों को बुलाया जा सकता है, कभी कभी 5 गुना लोगों को भी बुलाया जाता है, लेकिन ये लगभग मान के चलिए 3.5 गुना लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर 32,000 में भी 3.5 गुना बच्चे अगर बुला लिए जाएंगे, सीट के अनुसार 3.5 गुना बच्चे बुला लिए जाएंगे, तो लगभग मान के चलिए कि ऐसा तो है नहीं कि इतनी कम भी हो जाए आपकी कट ऑफ की 10 नंबर वाला भी सेलेक्ट हो जाए, 11 नंबर वाला सेलेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और डीबी में जो सिलेक्शन होता है, ये हमेशा मान के चलिए जो डीबी में सिलेक्शन होता है वो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। डीवी आप करवा लेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप डीवी में बैठे हैं, डीवी कंडक्ट कराएं तो आपको जॉब मिल जाएगी, वो एक प्री प्रोसेस होता है, ठीक है। फाइनल जो प्रोसेस होगा वो आपका फाइनल ही कट ऑफ होगा। अब डीवी में आप जस्ट पास होके पहुंच गए, डीवी करा लिया और आप सोचने लगे कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। एक सिंपल सी लॉजिक बात समझिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो लमसम इतनी रहेगी, ठीक है। आपकी जो शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ रहेगी एससी कैटेगरी की, ठीक है, एससी कैटेगरी की कट ऑफ नो डाउट है कम जाएगी, ठीक।
कंपेयर टू डीबी में भी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो कम ही जाती है। ये मान के चलिए एससी कैटेगरी की कट ऑफ 30 से 32 नंबर होगी। 30 से 32 नंबर अगर आपके हैं एससी कैटेगरी में तो आपका होने के चांसेस डीबी में बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है। और अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एसटी कैटेगरी में बहुत कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। 24 से 26 के आसपास आपको एसटी कैटेगरी की कट ऑफ मिलेगी। और जो फीमेल कैटेगरी है, ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ होगी, मुझे जहां तक लगता है डी की फीमेल में लगभग सबको बुला लिया जाएगा। जहां तक मुझे लगता है जितनी फीमेल है मुझे उम्मीद है कि उन सबको एग्जाम के लिए डीबी के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि इनका अलग से एक रिजर्वेशन होता है। और कुछ फीमेल आपकी इधर भी क्वालिफाइड होंगी, तो जो फीमेल कैटेगरी के होंगी उनको बुला लिया जाएगा डीबी के लिए। मुझे लगता है लगभग लोगों को बुला लिया जाएगा। फिर भी अगर इसका आप कट ऑफ पूछते हैं तो मैं बोल देता हूं कि 28 से 30 के बीच इनकी कट ऑफ रहेगी। 28 से 30 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। पर मुझे जहां तक लगता है लगभग सारी फीमेल को बुला लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है इसका, ठीक। फाइनल कट ऑफ इसका क्या हो जा सकता है, यूआर कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए यूआर कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसका फाइनल कट ऑफ हमेशा ऊपर भागता है। आप उठा के देख लीजिए हर एग्जाम में यूआर कैटेगरी का कट ऑफ काफी भाग जाता है। अब इसको भागने का रीजन भी है। रीजन क्या है, ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग होती है, ठीक, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब समझ रहे हैं कि मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर नंबर पाया है तो वो यूआर कैटेगरी में चला जाएगा। एससी कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जो यूआर कैटेगरी के बराबर नंबर पाया है, उसकी कट ऑफ के बराबर नंबर पाया है, तो यूआर कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस एससी का भी कैंडिडेट चला जाएगा। इससे होता क्या है कि जो अच्छे मार्क्स वाले ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, एससी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं, वो यूआर में पहुंच जाते हैं। और उससे कम नंबर वालों को इन कैटेगरी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस में मौका मिलता है। तो इसी प्रोसेस को ओवरलैपिंग कहा जाता है, ठीक है। ये हर एग्जाम में होता है। फाइनल कट ऑफ क्या होता है, इसीलिए सब कहते हैं कि डीबी में सिमिलर कट ऑफ है, फाइनल में क्यों डीबी में सिमिलर कट ऑफ है, रिजर्वेशन नहीं लगा है। तो वो रिजर्वेशन एक ही बार पूरी भर्ती में लगता है और वो लगता है आपकी फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। क्योंकि किसी भी भर्ती में सिर्फ एक ही बार रिजर्वेशन लग सकता है, तो वो हमेशा फाइनल कट ऑफ में लगता है और उसी प्रोसेस में ये ओवरलैपिंग होती है। लेट्स मान लीजिए यूआर की कट ऑफ 39 है, ओबीसी में कोई 39 पाया तो वो भी यूआर में चला जाएगा अगर यूआर में सीट बनी हुई है, ठीक है। तो कट ऑफ का प्रोसेस यही है, ओवरलैपिंग इसी को कहा जाता है। इसी वजह से यूआर की जो कट ऑफ होती है वो हमेशा भागती है, ठीक है। तो जो आपकी यूआर की कट ऑफ जा सकती है फाइनल कट ऑफ, वो ये मान के चलिए 47 से 49 के बीच में जा सकती है, ठीक है। 47 से 49 के बीच में जा सकती है, इससे कम मुझे नहीं लगता है जाएगी। अगर 1000 बच्चे भी 50 प्लस है ना, अगर 1000 बच्चे भी, जैसा कहा जा रहा है ना 1000 से ऊपर बच्चे 50 प्लस है, 1000 से ज्यादा बच्चे 50 प्लस नहीं है, तो सारे बच्चे यूआर कैटेगरी में आ सकते हैं। ओवरलैपिंग से वो आ सकते हैं क्योंकि यूआर कैटेगरी में आपकी सीटें हैं 1813। तो 1000 बच्चे जो 50 वाले हैं वो ओवरलैपिंग भले वो ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, एससी से हैं, लेकिन वो चले आएंगे आपके कहां पर, यूआर कैटेगरी में। इसलिए यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 47 से 49 के रेंज में आपकी रहेगी ही, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग में लोग जाते हैं वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होते हैं। एससी कैटेगरी के रेयर बच्चे ही आपके ओवरलैपिंग में ऊपर जाते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ही बच्चे यूआर में जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि फाइनल कट ऑफ, इसीलिए मैंने इसका 47 से 49 रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी होगी लगभग 44 से 46 के बीच में, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 44 से 46 के बीच में रहेगी, ठीक। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो होगी वो 40 से 42 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 40 से 42 के बीच में रहेगी। इसके अलावा आपका जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो आप मान के चलिए 35 से 37 के बीच में रहेगी। क्योंकि देखिए अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ भागती है तो ये इन्हीं 3 कैटेगरी में डिफरेंस ज्यादा होता है। एससी एसटी में सिर्फ 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब होता है। इसके अलावा आपका एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ होगी वो मान के चलिए 28 से 30 के ज्यादा नहीं होगी, 28 से 30 एससी कैटेगरी में कट ऑफ होगी। और जो फीमेल की कट ऑफ होगी वो ये मान के चलिएगा
लगभग 30 से 32 नंबर हो सकती है। 30 से 32 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ फीमेल की हो सकती है। तो एजीटीए की जो कट ऑफ होगी वो ये होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अंदाजा है, क्योंकि जो भी कट ऑफ फाइनल होती है वो आयोग की होती है। तो मेरा भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और मैंने रीजन बताया कि क्यों ये कट ऑफ ऐसे हो सकता है। बाकी आपका ओपिनियन। चलिए बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली अपडेट जेई 4612 एग्जाम डेट को लेके। तो देखिए बच्चे इसके क्वेश्चन बहुत पूछ रहे थे जूनियर इंजीनियर वाले कि सर हमारा एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। तो देखिए आपके बारे में ये कहा गया है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस कब है, नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस हैं। आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने के चांसेस है, नवंबर दिसंबर में। ठीक है, अब ये चांसेस हैं, ठीक, ये चांसेस तब बनेंगे जब आपकी जो भर्ती कोर्ट में अब अटकी हुई है, ठीक है, एलिजिबिलिटी को लेके, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेके, बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेके जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी, ये जब क्लियर हो जाएगी तभी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। भले नवंबर दिसंबर में आयोग ने कह दिया आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, लेकिन अगर आयोग यहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखाएगा तो ये आपका एग्जाम अटका ही पड़ा रहेगा। बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का जब तक क्लियर नहीं होगा एग्जाम कंडक्ट नहीं होना है। आयोग को ये बात अच्छे से पता है, ठीक है, इसी वजह से तो ये भर्ती खींची चली जा रही है। इसको कोर्ट में जब तक अटकाए रहेंगे तब तक भाई एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है। जब भी बच्चे जाएंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई कोर्ट में फंसा हुआ है, वहां से जब जजमेंट आएगा तभी हम एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि बिना इसके आपका एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन को लेके प्रॉब्लम है आपकी, क्वालिफिकेशन को लेके प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। इससे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। आयोग जब तक नहीं चाहेगा कि इस भर्ती की सुनवाई कंप्लीट हो जाए और जल्द से जल्द इस भर्ती को निकाल के कंडक्ट कराया जाए, तब तक ये मान के चलिए इसका आपका डेट पेंडिंग ही होता रहेगा। ठीक है, भले आयोग कहता रहे कि हम दिसंबर में करा लेंगे, नवंबर में करा लेंगे, उस टाइम क्या होगा, अगर आयोग ने कोर्ट में दिखाई नहीं फुर्ती तो उस समय वो फिर आपसे यही ऑप्शन कहेंगे जब आप जाएंगे तो कि भैया कोर्ट में भर्ती फंसी है और इसकी वजह से हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। ये एक बहाना बना हुआ है, तो थोड़ा आयोग को इसमें एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो चांसेस एग्जाम के और भी डिले होने के हैं। ठीक है, हालांकि जजमेंट में मुझे जहां तक उम्मीद है कि देखिए, मुझे जहां तक उम्मीद है डिप्लोमा वालों के ही फेवर में ज्यादा जजमेंट आएगा। अगर किसी भी कोर्ट का जजमेंट आप देख लें या खुद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रीवियस जजमेंट देख लें तो उसमें डिप्लोमा वाले ही जीते हैं, बीटेक वाले नहीं जीते। केंद्र की पॉलिसी अलग है। अगर आप कहते हैं कि केंद्र से स्टेट के एग्जाम को कंपेयर करना तो गलत बात है। केंद्र की जो पॉलिसी है यानी रेलवे की पॉलिसी, वो पॉलिसी अलग है और स्टेट की पॉलिसी अलग है। तो डिप्लोमा वालों के ही चांसेस ज्यादा है इसमें जीतने के, लेकिन जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा कोई एग्जाम आपकी भर्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस की न्यूज को लेके। तो देखिए कल इस पर आयोग, कल 8 तारीख को आयोग इस पर जवाब देगा। ठीक है, जो भी लोगों ने मतलब कोर्ट में कहा है कि क्वालिफिकेशन को लेके ये इशू हुआ है, बीएससी वालों को किया गया है, बीए वालों को किया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस पर कल आयोग जवाब देगा ठीक कोर्ट में। ठीक है, तो कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा इस भर्ती को लेके। आयोग देखिए कैसे जवाब देता है, कोर्ट उसको कैसे लेता है, ये कल आपको पता चलेगा। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस भर्ती को लेके। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो देखिए मुझे जहां तक लग रहा है यूपी SSC का विचार ये है कि ये जो कोर्ट का केस है ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोर्ट का केस भी खत्म हो जाए, आयोग ये सोच रहा है। दूसरा जो आपका प्रोविजनल वाले हैं, ठीक है, प्रोविजनल वाले जिनका आपका लगा हुआ है ना 11 और 12 अगस्त को डीबी कंडक्ट कराने को, तो वो उनकी डीबी कंडक्ट हो जाए तो एक ही साथ वो सोच रहा है कि फ्रेशर और प्रोविजनल दोनों को एक ही साथ ज्वाइनिंग कराया जाए। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये ज्वाइनिंग आपकी या तो लास्ट अगस्त में, अगस्त लास्ट में होगी या सितंबर में होगी। ठीक है, अगस्त लास्ट और सितंबर में होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग में थोड़ा सा आपके चीफ मिनिस्टर का भी टाइम लिया जाएगा, तो सीएम जी जब खाली हो जाए, पर ज्यादातर चांसेस है कि लास्ट अगस्त या सितंबर स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस है। तब तक ये प्रोविजनल वालों की भी डीबी कंप्लीट हो चुकी होगी, कोर्ट केस भी मुझे जहां तक उम्मीद है खत्म हो चुका होगा। आयोग इसको एकदम निश्चिंतली आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। ठीक है, आयोग यही फिलहाल अभी सोच रहा है कि चलो प्रोविजनल वालों का भी डीबी कंडक्ट करा ले, एक ही साथ ज्वाइनिंग कराएंगे, एक ही साथ ट्रेनिंग होगी। वो सोच रहा है 11-12 अगस्त को है। तो भाई जो प्रोविजनल वाले हैं 11-12 अगस्त को एक बार फिर से अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाइएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे अगर डॉक्यूमेंट लेके नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। सीधी सादी बात है। ठीक है, तो समझ रहे हैं बात को। और दूसरा ज्वाइनिंग मैंने आपको बता दिया अगस्त सितंबर में। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।